हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रेप। आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि हमें पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान जो है वो 15.7% है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो 18% है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश भारत ही है। तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में दलहन की खेती होती है वो कहाँ होती है? भारत में। जबकि कपास के क्षेत्र में भारत एक ऐसा पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। भारत की कुल कृषि का लगभग 66% भाग खाद्यान्न फसल है। अब हम देख लेते हैं भारत में कृषि क्रांति और उत्पादन, मतलब कौन सी कृषि क्रांति किससे, कौन से उत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और मांस उत्पादन को भी गुलाबी क्रांति भी कहते हैं। ये मांस उत्पादन लाल क्रांति में भी जाता है और मांस उत्पादन गुलाबी क्रांति में भी जाता है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है, तथा गोल क्रांति है जो वो आलू उत्पादन से संबंधित है। और जो रजत क्रांति यानी कि सिल्वर क्रांति अंडा मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर हेतु संबंधित है। आगे देख लेते हैं हरित क्रांति। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जिन वैज्ञानिक ने 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था उनका नाम है विलियम गेड। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। मतलब जो कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकें चली आ रही हैं और जो विधियां चली आ रही हैं उनको आधुनिक विधियों द्वारा, नई नई तकनीकों द्वारा उनमें परिवर्तन किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यह है हरित क्रांति का आशय। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1960 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे, को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति की जनक माने जाते हैं और उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत कौन से राज्यों से हुई? भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू किया गया। इसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। तो जो चेंजेस लाए गए हरित क्रांति के माध्यम से, तो उसमें क्या शामिल थे? जो किस किस्म के बीज हैं या फिर उर्वरक और सिंचाई पर ध्यान दिया गया। अब देख लेते हैं भारत में फसलों के प्रकार।
भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की खेती की जाती है, जो इस प्रकार है। तो पहला प्रकार है खरीफ की फसल, और देश में खरीफ की फसल को मानसून के मौसम अर्थात जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। तो खरीफ की फसल का समय कब होता है, कब से कब तक होता है? तो जुलाई से के महीनों में यह उगाई जाती है, और इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बुआई के समय हवा में नमी के साथ ही सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब हवा कैसी होनी चाहिए? नम होनी चाहिए। और तापमान कैसा होना चाहिए? तापमान सामान्य होना चाहिए खरीफ की फसल के लिए। जबकि फसल को अच्छी तरह से पकने के लिए तापमान में गर्मी अर्थात अधिक धूप की ज़रूरत पड़ती है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, मूंगफली, जूट आदि फसलें शामिल हैं। कुछ की पिक्स भी हमने लगा रखी, इमेज भी लगा रखी है, जैसे राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन है, शुगरकेन है, और मूंगफली है, और ये कपास है। तो ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो ये कब बोई जाती हैं? जून जुलाई के शुरुआत में बोई जाती हैं। अब देख लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसलों को मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम अर्थात अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। तो इनकी मतलब रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान के साथ ही कम पानी की ज़रूरत होती है। मतलब तापमान भी कम चाहिए होता है और कम पानी की भी ज़रूरत होती है। जबकि फसलों को पकने के लिए अधिक गर्मी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से रबी की फसलों को अक्टूबर महीने के बाद ही बोया जाता है। मसूर, सरसों, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू, बाकू, गन्ना, चुकंदर आदि फसलें रबी की फसलें होती हैं। तो जैसे गेहूँ, चना, आलू और सरसों, धनिया और भिन्न भिन्न प्रकार के आटे, तो ये सारी रबी की फसलें होती हैं। इन्हें हम कब से कब तक बोते हैं? अक्टूबर से नवंबर, और इनकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल तक। अब देख लेते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। दरअसल इस मौसम में बोई जाने वाली फसलों को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। जायद की फसलों का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से मार्च से जून माह के बीच में किया जाता है। अर्थात ये मार्च के महीने में बोई जाती हैं और जून के महीनों तक इनका उत्पादन होता रहता है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरोई, खरबूजा और टमाटर आदि जैसी फसलें शामिल हैं। तो जो ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा और जो टमाटर है वो सब जायद की फसलें हैं, और ये मार्च के महीने में बोई जाती हैं और जून तक इनका उत्पादन चलता रहता है। अब आइए हम लगा देते हैं टेस्ट। भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? ए गन्ना, बी तंबाकू, सी जूट या डी उपयुक्त सभी। तो गन्ना, तंबाकू और जूट ये तीनों ही वाणिज्यिक फसल हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है भारत में। तो प्रश्न नंबर 3, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल
का उत्पादन किया जाता है भारत में। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब ए रबी फसल सरसों या ककड़ी, जो कि जो सरसों है वो तो रबी की फसल है, लेकिन जो ककड़ी है वो जायद की फसल है। बी खरीफ फसल मक्का, सी जायद फसल खीरा तरबूज, ये भी सही है। नकदी फसल कपास, तो नकदी फसल कपास है। तो खरीफ की फसल मक्का, ये भी सही है। लेकिन जो रबी की फसल है यहाँ पे ककड़ी ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। जो ए ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए जिम्मेदार है? ए कृषि मंत्रालय, बी भारतीय खाद्य निगम, या सी नेफेड, या फिर डी ट्राइफेड। तो भारत में जो एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए जिम्मेदार है वो है बी भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या फिर बी कृषि लागत एवं मूल्य लागत, या फिर डी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, या फिर डी कृषि उपज मंत्री समिति। तो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी कौन देता है? तो वो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, या फिर कृषि उपज अधिनियम 1937 में जो लागू हुआ था, या फिर खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पादन अधिनियम 1973। तो भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रण करता है? तो वो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, या सी फल और सब्जियों के उत्पादक को बागवानी कहा जाता है, या फिर डी उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही नहीं है वो है बी, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।